हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, शरीर में गति। इससे पहले की वीडियोस में हम चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। चैप्टर 8 शरीर में गति। जैसे कि आपको इस हेडिंग से पता चल रहा है कि शरीर में गति, इस चैप्टर में हम गति के बारे में पढ़ेंगे कि एक इंसान या जानवर किस तरीके से गति करता है। मनुष्य क्या है, चलकर, कूदकर, भागकर गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। पर जैसे जानवर हो गए, वो कई जानवर रेंग कर, ठीक है, तैर कर, उड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो उनकी गति करने का तरीका अलग है। एंड इसमें हम ये पढ़ेंगे जो हमारा बॉडी का मूवमेंट होता है उस किस तरीके से होता है, उसमें कौन से ऐसे जॉइंट्स है जिन वजह से हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है। जैसे कंदुखलिका संधि, धूराग्र संधि, हिंज संधि, ठीक है। कुछ अचल संधियां भी हैं जो मूवमेंट नहीं करती हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि जंतुओं के चाल, मतलब जंतु किस तरीके से चलते हैं। केचुआ, रेंगकर, घोंघा, तिलचट्टा, पक्षी, मछली एंड सांप किस तरीके से चलते हैं। तो बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स को हम डिटेल में इस चैप्टर में करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल शांत होकर बैठिए, अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए, ठीक है। पलके तो अगर हम शांत बैठते हैं तो पलके तो झपकाते ही हैं, ठीक है। श्वास लेते समय हमारे शरीर में गति होती है, ठीक है। शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं, ठीक है। आप नोटबुक पे लिखते हैं तो क्या आपके बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप मुड़ते हैं तो जब आप मुड़ते हैं तो उसमें भी मूवमेंट होता है, ठीक है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में आप उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं, ठीक है। विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चल कर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर, कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है। तो ये तो इंसानों की बात हो गई कि वो चलकर, दौड़कर, कूद कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। पर जंतु किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जंतु गमन में प्रयुक्त होने वाले भाग या अंग, और जंतु कैसे गमन करते हैं। जैसे गाय हो गई, वो पैर से चलती है। मनुष्य क्या है, पैर से चलता है। सांप क्या है, संपूर्ण शरीर से रेंगता है। पक्षी क्या है, अपने पंखों से उड़ते हैं। कीट क्या है, ये पैर से चलते भी हैं और पंखों से उड़ते भी हैं। मछली क्या है, अपने पंखों से तैरती है। तो इंसान तो चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, लेकिन जो जंतु हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का तरीका अलग अलग है। किसी का तैर के है, चल के है, उड़ के है, रेंग के है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि उनके किस बॉडी स्ट्रक्चर के कारण वो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है मानव शरीर पर इसकी गति, जो मानव शरीर है उनकी गतियाँ क्या है। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ पैर किस तरह गति करते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं। क्या वो पूरे सर्कुलर घूम जाते हैं, क्या सिर्फ वो आगे पीछे ही घूमते हैं, ठीक है, या आगे पीछे दाएं बाएं घूमते हैं। तो यही चीज़ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही आपको पढ़ाए और समझाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, ओके, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए कि विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने हाथ को घुमाते हैं। क्या आप अपने कंधे में वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, मतलब आपका हाथ पूरा मूव कर रहा है बॉल फेंकते टाइम। क्या आपका कंधा भी गति करता है। पीठ के बल लेट जाइए, अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाए, अपने भुजाओं को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए, अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए, ठीक है। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छुइए, मतलब ऐसे आपको छूना है उंगली से कंधे को। हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं। ये जो क्वेश्चन जितने भी हैं इसी को ही हम डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, इन बॉडी मूवमेंट के बारे में, ठीक है। यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। क्या होता है कि अभी आपका हाथ जो है वो यहाँ कोहनी से मूव कर रहा है आगे पीछे, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक स्केल बांध लेते हैं तो क्या आपका ये हाथ इस तरफ मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है ऐसा क्यों हो रहा है, तो यही चीज़ हम पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो यहाँ पे हमारा जो कोहनी है, ठीक है, वहाँ पे एक जॉइंट है, उस जॉइंट के द्वारा ही, उस जॉइंट के कारण ही हमारा जो हाथ है वो मूव कर पा रहा है आगे और पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हमारे शरीर में गतियाँ, तो अब यहाँ देखेंगे शरीर का आपका भाग है, क्या वो पूर्णतः गोल घूम जाता है, क्या थोड़ा घूमता है, झुकता है, उठता है, या
गति बिल्कुल नहीं करता, तो वो आप यहाँ पे देखेंगे और उसी को टिक करिए। जैसे गर्दन है, गर्दन है ये अंशतः घूमता है और मुड़ता है, पूरी तरह गोल नहीं घूमता। इसी तरीके से कलाई भी आप देखेंगे क्या करती है, उंगलियां पूरी मूव हो रही हैं, घूम रही हैं, आगे पीछे हो रही हैं, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, जिस तरीके से आपका बॉडी पार्ट है उसी अकॉर्डिंग करना है इसको, ठीक है। क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भाग को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां हम दो हिस्से एक दूसरे से जोड़ते हों। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा, गर्दन, ठीक है। क्या है कोहनी, कंधा, गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। मतलब ऐसा बॉडी का पार्ट्स जहाँ से आपका जॉइंट है, बॉडी जॉइंट है, जिस कारण वो मूव कर पा रही है आगे पीछे ऊपर नीचे गोल, तो इसे बोलते हैं संधि। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? बिल्कुल नहीं कर पाते हम गति, है ना। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अपनी उंगली द्वारा आपके सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे, हाथ, पैर, उंगली, पाद उंगलियों को दबाइए। दबाने से क्या होगा? आपको पता चलेगा कि किसी जगह ना बहुत कठोर है। देखिए दबाने पे क्या होगा? कठोर वस्तु को दबा रही है। ये कठोर संरचना अस्थि है। जो आप कठोर संरचना आपको दिखेगी ना, वो क्या होगी? अस्थि, मतलब वो हमारी हड्डी है। अपने शरीर के अन्य भाग में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? मतलब हड्डी क्या होती है? बिल्कुल सीधी होती है, उसको तो हम मोड़ नहीं सकते, तो हम कोहनी कैसे मोड़ रहे हैं, ठीक है। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक हड्डियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां, मतलब हड्डियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती है। मतलब क्या है इसमें कि हड्डियां तो बिल्कुल सीधी होती हैं, तो ये हमारे शरीर, मतलब ये मूव कैसे कर रहा है? तो ये मूव करने का कारण यही है कि यहाँ पे जॉइंट्स है, ठीक है। ये जॉइंट्स के कारण ही मूव कर रहा है। तो उन्हीं जॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। कौन से जॉइंट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया कंदुखलिका संधि। कंदुखलिका संधि जैसे कि आपको मैं समझा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंदुखलिका संधि में क्या है? ये एक्सपेरिमेंट में ये दिया हुआ है कि आपको एक कागज का बेलनाकार रोल बना लेना है, ठीक है। रोल बनाने के बाद एक बॉल लेनी है, उस बॉल के अंदर इस रोल को घुसा देना है, ठीक है। घुसाने के बाद करना क्या है? देखिए जैसे ये घुसाया हुआ है, ठीक है, उसको उस बॉल के अंदर डाल देना है। फिर आपको एक कटोरी में इस बॉल को रख देना है। अब ये बॉल क्या है? चारों तरफ मूव कर लेगी। ये बॉल जो है वो चारों तरफ मूव कर सकती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कंदुखलिका संधि। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। देखिए कागज की बॉल है, गेंद है, कटोरी है। अब ये पूरा मूव करेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा गोल मूव कर सकती है। तो ये संधि कहाँ पे होती है? तो ये संधि हमारे हिप में होती है। जो हिप बोन्स है ना हमारी, देखिए ये मान लिया कि ये कटोरी रूपी हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये बॉल हो गई, और ये जो हमारी हड्डी है, ये पैर, जांग की हड्डी है, ये इसमें घुसी हुई है, ठीक है, इसके अंदर। तो अब ये पूरी तरीके से मूव कर सकती है, ठीक है। तो यही है कंदुखलिका संधि, जो कि हमारे हिप बोन्स में होती है, ठीक है। इसका ये है कि ये सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धूराग्र संधि। धूराग्र संधि कहाँ पाई जाती है? ये हमारी गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है। जो हमारा गर्दन है और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है, देखिए यहाँ पे ये हमारा गर्दन है, ये हमारे सिर को जोड़ने वाली संधि है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिसमें कंदुखलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धूराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। जो ये धूराग्र संधि है, इसमें ये जो बेलनाकार अस्थि है, हमारा जो सर है ना, ये एक छल्ले में ऐसे गोल गोल घूमता है, ठीक है, गोल गोल घूमता है। यहाँ पे एक छल्ला होता है, ठीक है। उसमें क्या था? कंदुखलिका संधि में भी गोल गोल घूमता था, लेकिन इसमें हमारा जो धूराग्र संधि है, इसमें एक छल्ले की तरह है, बेलनाकार अस्थि है, छल्ले में घूमती है वो, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ पाई जाती है? गर्दन और सिर को जोड़ने का काम करती है धूराग्र संधि। नेक्स्ट है हमारी हिंज, ठीक है। तो आपने दरवाज़ा देखा होगा, ठीक है, आपने दरवाज़ा देखा होगा। इसमें क्या होता है? जो कब्जा होता है, मतलब गेट होता है, वो या तो दरवाजे आगे की ओर पीछे की ओर खुलता है, सिर्फ आगे या पीछे की ओर, ठीक है, पूरा मूव नहीं करता वो, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए इसमें ये बताया गया एग्जाम्पल के थ्रू कि ये एक बेलनाकार गत्ता ले लेना है, उसमें एक और बेलनाकार नीचे गत्ता लगा लेना है, जैसे इसमें लगा हुआ है, पेंसिल डालना है। अब पेंसिल या तो इधर मूव करेगी या तो इधर मूव करेगी, ठीक है।
ये जो हिंज संधि है वो हमारे कहाँ पाई जाती है, घुटने की हिंज संधि होती है, या तो ये जो हमने कोहनी वाला किया था, कोहनी वाला होता है। देखो ये आपका हाथ हो गया, ठीक है, यहाँ पे हिंज संधि पाई जाती है, ये आपका हाथ है, ठीक है, इस हाथ में आपका यहाँ पे हिंज संधि पाई जाती है। आप अपने हाथ को यहाँ मूव कर सकते हैं और यहाँ मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया गेट आप आगे की तरफ पीछे की तरफ खोल सकते हैं, ठीक है। तो हिंज संधि सिर्फ हमें यहाँ मूव करने के लिए, आगे और पीछे मूव करने के काम आती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। जो अभी हमने इससे पहले एग्जाम्पल देखा था, ये हमारे कोहनी में भी पाई जाती है, ये घुटने में भी हिंज संधि पाई जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि हिंज संधि ये रहा, लेकिन इससे पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसे संधि को और उदाहरण सोच सकते हैं? तो एक तो घुटने में हो गई हिंज संधि, दूसरी कहाँ हो गई, कोहनी में हो गई, ठीक है। एक और संधि है इसमें अचल संधि, जैसे नाम से पता चल रहा है अचल, ऐसी संधि जिसमें मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या देखेंगे, हमारे सिर की अस्थि के बीच में कुछ संधियाँ उन पर संधियों से भिन्न है, मतलब हमारे सिर की हड्डियाँ जो है के बीच में कुछ संधियाँ हैं, जॉइंट्स हैं, उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, मतलब मूवमेंट नहीं करती, ऐसे संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपने मुंह खोलते हैं तो आप अपने नीचे जबड़े को सिर से मतलब दूर तक ले जा सकते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए, क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि, जैसे कि आपका ये फेस हो गया, ठीक है। अब ये जो आपका नीचे का जबड़ा है इसको आप मूव कर सकते हैं, इसको आप मूव कर सकते हैं, पर जो ये ऊपर का है जो आपका कपाल मतलब सिर है, और ऊपर का जो जबड़ा है नोज़ के नीचे वाला, तो अपर लिप्स जिसको बोलते हैं, उसको आप मूव नहीं कर सकते। तो यही क्या है, अचल संधि है, ठीक है। अब यहाँ तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, कंदुखलिका संधि के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे हिप साइड में होती है, जो सभी दिशाओं में गति करती है। धूराग्रह संधि होती है, धूराग्रह संधि हमारे गर्दन सिर पे होती है, जैसे छल्ला नुमा होता है जो मूव करने के काम आता है। तीसरा हमने हिंज संधि पढ़ी है, जो कि दरवाजे की तरह आगे पीछे मूव करती है, कोहनी और घुटने में होती है। चौथा हमने अचल संधि पढ़ी है, जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती, जो कि हमारे सिर, कपाल और ऊपरी जबड़ा जो होता है उसमें होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृतियां कौन प्रदान करता है, ठीक है। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे, गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां मतलब हड्डियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी है उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, कंकाल, जो हमें एक शेप देता है, हमारी बॉडी को एक शेप देता है, ठीक है। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे बॉडी के कंकाल है, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियाँ हैं उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो एक्सरे चित्र से हमें शरीर के सभी कठोर हड्डियों की आकृति का पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है कि इसमें ये दिखाया गया है कि अगर जैसे कि क्या कभी आप मतलब क्या आपके परिवार में किसी का एक्सरा हुआ है तो उस एक्सरे को आप देख सकते हैं कि एक्सरा सभी बॉडी पार्ट्स का हो सकता है, लंग्स का हो सकता है, हाथ का, पैर का, है ना। तो उसको आप देख के पता कर सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर किस तरीके की हड्डियां हैं। अपने हाथ के अग्र ऊपरी भाग और पैर के निचले ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। मतलब जो आपका हाथ है उसका ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें आप हड्डी को देख सकते हैं, ठीक है, और पैर के ऊपर वाले पार्ट्स में हड्डी को देख सकते हैं। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। अपने घुटने और कोहनी की अस्थि, ठीक है, घुटना जो है कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे ऊपर एक एक्सरा करके दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे उंगली के जो हमारे फिंगर्स हैं उनमें हड्डियाँ हैं या नहीं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अपनी उंगली को मोड़िए, क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां मतलब हड्डियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। मतलब जो आपका हाथ है उसके पीछे वाला साइड जो है उसको स्पर्श कीजिए, क्या इसमें अनेक हड्डियां हैं? आप देख भी सकते हैं इसमें हड्डियां दिखेंगी आपको, मतलब शेप टाइप दिखेगा। क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी हड्डियों से बनी है जिन्हें क्या बोलते हैं, कार्पेल कहते हैं, ठीक है। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? अगर देखो इसमें एक ही हड्डी होती तो इसमें मूवमेंट नहीं होता,
जैसे हम अपने फिंगर को मूव कर सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे मोड़ सकते हैं, हाफ मोड़ सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं होती है अगर इसमें क्या नहीं होती, अगर एक ही हड्डी होती है तो इसमें हम ये वाला मूवमेंट नहीं कर पाते। देखिए पिक्चर में शो है, ठीक है। क्रियाकलाप 4 देखते हैं। इसमें क्या है, आप एक गहरी सांस लीजिए और थोड़ी देर रोकिए। जब आप गहरी सांस लेके रोकेंगे तो आपका चेस्ट और पीछे वाला हिस्सा आप दबा के देखेंगे तो इसमें आपको एक हड्डी, मतलब हड्डियों का अनुभव होगा, ठीक है। अब इन हड्डियों को क्या बोला जा रहा है कि आप इन्हें गिन सकते हैं, तो इनको गिनिए कितनी हड्डियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये रहा, ठीक है। ये हमारा क्या है, पसली पिंजर। पसली पिंजर ये पूरा ऐसे गोल है, ठीक है। ये हमारे आगे चेस्ट से लेके बैक तक है। ये क्यों होता है, ये हमारे बॉडी को तो शेप तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन इसमें कुछ हमारे ऑर्गन्स है बॉडी के, जैसे हार्ट हो गया, इनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, इनको सुरक्षित रखने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं, वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। मतलब देखो, चेस्ट से और बैकबोन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि अब हम इसे पढ़ेंगे। अभी तो हमें पता चल गया पसली पिंजर क्या होता है, ठीक है। ये पूरा हमारे चेस्ट से लेके बैक तक होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं, ठीक है, जो कि वक्ष में दो तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे वक्ष में दोनों तरफ कितनी हड्डियाँ होती हैं, 12 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं, जैसे हमारा दिल हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, ये सब सुरक्षित रहते हैं इसमें। अपने कुछ मित्र को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगली छूने को कहिए। क्या यह चिकनी समतल अखंड है। अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। मेरुदंड मीन्स क्या होता है, बैकबोन। जैसे कि यहाँ पे ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे बैकबोन, ये अनेक छोटी छोटी हड्डियों से बना है, जिसे कशेरुका भी कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुका का बना होता है। ये आपको याद रखना है कि मेरुदंड क्या है, 33 कशेरुका का बना होता है। वहाँ पे हमने देखी थी 12 हड्डियाँ होती हैं हमारे पसली पिंजर में, है ना। यहाँ पे जो है मेरुदंड क्या है, 33 कशेरुकाओं से बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। जो हमारा बैकबोन है वो भी पसलियों से जुड़ा होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता, अगर मेरुदंड एक ही अस्थि का बना होता तो हम बैंड नहीं कर पाते, और बैंड करते तो हमारी हड्डी टूट जाती, ठीक है। वही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, शोल्डर की हड्डी को देखना है। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए, ठीक है। उसे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं, तो इन्हें कंधे की अस्थि कहते हैं। शोल्डर की जो बोन्स होती हैं उन्हें कहते हैं। अगर आप धक्का लगाएंगे तो आपका शोल्डर का बोन ऊपर होगा, तो आप उसे देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, यह संरचना श्रेणी अस्थि है। जो ये नीचे की संरचना दी है वो कौन सी है, श्रेणी अस्थियाँ। श्रेणी अस्थियाँ मतलब जो हमारे ये नीचे का पार्ट्स होता है, ठीक है, जिससे हम जहाँ से हम बैठ सकते हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना है जो आपके अमावस्या के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठ सकते हैं, ठीक है। अब हम ये कूल्हे वाला हिस्सा भी देख चुके हैं, ये भी हमें अमावस्या को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों मतलब हड्डियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबृंध करके उसकी सुरक्षा करती है। मतलब जो हमारा सर का ये कपाल है, खोपड़ी है, ये हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ते हैं, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं। मतलब कंकाल तो हमने पढ़ लिया, अभी क्या क्या पढ़ा हमने, कंकाल को देखा देखा, हैंड की फिंगर्स को देखा, पसली पिंजर देखा, मेरुदंड देखा, बैकबोन देखा, शोल्डर के बोन्स को देखा, ये हिप के बोन्स को देखा और खोपड़ी को देखा, ठीक है। तो कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं, उपास्थि। जैसे ये जो हमारे कान वाला पार्ट है ना, ये देखो ऊपर का थोड़ा सा हार्ड होता है, और ये नीचे का जो कर्णपल्ली है ये सॉफ्ट होती है, तो इससे उपास्थि बोलते हैं, ठीक है। वही चीज़ इसमें बताया गया है कि उपास्थि के बारे में। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ से है हमारा
हमने अपने शरीर को उन अस्थियों मतलब हड्डियों और उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। हड्डियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? जो हमारी हड्डियाँ हैं उनको इस प्रकार की जो मूवमेंट गति करने योग्य कौन बनाता है, इसके बारे में हम पता करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे से उसी भुजा के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। देखिए जैसे इस पिक्चर में बना हुआ है, इस तरीके से मुट्ठी बना के इस कंधे को छूने का प्रयास करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ भाग दिखेगा। ठीक है, उठा हुआ भाग दिखेगा मोटा सा, तो इसे ही बोलते हैं मसल्स। मसल्स मतलब होती हैं पेशियाँ। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पेशियाँ, इसे क्या बोलते हैं? पेशियाँ। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियाँ उभरती हैं, मतलब लंबाई में कमी होने के कारण जब आप इसको मोड़ेंगे तो क्या बनती हैं? पेशियाँ बनती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः समांतर स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या ये अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में मतलब भी इसी प्रकार का संकुचन दे सकते हैं, मतलब हाथ में और पैर की पेशियों में भी इस तरीके का आप मूवमेंट देख सकते हैं। ये आपका मसल्स है। ठीक है, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर, मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, मतलब यहाँ पे दो पेशियों को काम करना होता है मूवमेंट के लिए। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है। जबकि मतलब वही है जो अभी मैंने बताया कि आप अगर जो शिथिल जाएगी ना वहीं पे पेशी आपकी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुए घोंगे में क्या होता है? तो अब ये पढ़ेंगे हम, क्या सभी में हड्डियां पाई जाती हैं? तो ऐसा नहीं है कि सभी में ही हड्डियां पाई जाती हैं। तो जंतुओं के चाल के बारे में यहाँ से हम पढ़ेंगे। ठीक है, जंतुओं के चाल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है कि आप एक केचुआ लीजिए, उसको एक फ़िल्टर पेपर पे रखिए और उसका मूवमेंट देखिए। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उसको कांच की पट्टी, जो चिकनी पट्टी है टाइल्स, उस पर रखना है, उस पर उसका मूवमेंट देखना है और पता करना है कि इन दोनों में से किस पे वो केचुआ किस तरीके का मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, केचुआ का शरीर एक सिर को दूसरे से सटाकर रखे गए छल्लों से बना प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि केचुए के शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं, परंतु उसमें पेशियां होती हैं जो उसके शरीर के घटते और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है, ठीक है, पीछे के भाग को, तथा आगे भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है और पश्च भाग को स्वतंत्र करता है, मतलब एक बार आगे पकड़ता है, एक बार पीछे पकड़ता है, आगे स्वतंत्र, आगे पकड़ता है, पीछे स्वतंत्र करता है। ठीक है, इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुए की ये प्रक्रिया है को बार बार दोहराता है। वह मिट्टी को आगे बढ़ाता है और इससे शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं, मतलब इसके शरीर में क्या होता है, चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। चिकने पदार्थ उसे आगे खींचने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शूल मतलब बाल होते हैं, बाल जैसी आकृति होती है। ये शूल पेशियों से जुड़े होते हैं। ये शूल मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। ओके, केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी में मतलब मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। मतलब केचुए क्या होता है, जो खाता है उसके बाद जो अनपचा भोजन होता है उसको निकाल देता है, जिससे वो और चलता भी रहता है। तभी कहते हैं ना मिट्टी पोली हो जाती है केचुए से, और केचुआ ही किसान का मित्र होता है मिट्टी को पोली बनाने में। तो ये रीज़न है। ठीक है, तो केचुए के बारे में हमने पढ़ लिया कि इसमें इसकी हड्डियाँ नहीं होती हैं, पेशियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं घेंगा। घेंगे में क्या होता है, इसको भी आपको क्या करना है कि एक बगीचे में घेंगे का अवलोकन कीजिए। ठीक है, क्या आपने उसकी पीठ पे गोल संरचना देखी है? इसे कवच कहते हैं। यह घेंगा बाह्य कंकाल, मतलब ये घेंगे का क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है, परंतु ये अस्थियों का बना नहीं होता। इसमें भी हड्डियाँ नहीं होती, देखो अस्थियों का बना नहीं होता ये बोल रहा है। ठीक है, यह कवच एकल एकक होता है।
यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता, यह घोंघे के साथ खिंचता रहता है, ठीक है। बट आगे देखो ये क्या करता है, घोंघे को कांच की पट्टी पर रखकर इसका प्रेक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टी को अपने हाथ से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर उसे उसके चलने के ढंग का प्रेक्षण कीजिए। मतलब आपको इसका भी प्रेक्षण करना है जब ये चलेगा, जैसे हमने किसका किया था, अर्थवॉर्म का किया था। कवच का छेद खोलने पर आपने उसमें एक मोटी मांसल संरचना और सिर बाहर निकलते हुए देखा होगा। मोटी संरचना उसका पैर है, ठीक है, और जो सुदृढ़ पेशियों का बना होता है। जब सावधानीपूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाएं मतलब जो पैर होता है, पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघे की गति केंचुए की गति से तीव्र या धीमी होती है। तो आप देख सकते हैं ये पहले इसके अंदर होता है, घोंघे के अंदर, लेकिन ये फिर ये इसकी बाहर निकलते हैं, ठीक है। जो इसका शंखनुमा ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें भी हड्डियां नहीं होती हैं। तिलचट्टा देख लेते हैं, तिलचट्टे क्या क्या बताया हुआ है। किसी कॉकरोच तिलचट्टे का प्रेक्षण कीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितने जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है, ठीक है। ये हमारा तिलचट्टा हो गया, जिसका क्या होता है वक्ष में, वक्ष क्या होता है, जिसका चेस्ट से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। आगे पैर संकरे होते हैं और पिछले पैर थोड़े चौड़े और पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशेष पेशियां होती हैं, पेशियां मतलब मसल्स होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। जो चेस्ट की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तिलचट्टे कॉकरोच के बारे में हो गया कि ये किस तरीके से। अब पक्षी के बारे में हम देखते हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं, भूमि पर चलते हैं, और बत्तख, हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित है, मतलब उनके जो शरीर है उड़ने के लिए सूटेड है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब उनकी जो हड्डियाँ होती हैं खोखली होती हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। और पैर जो होते हैं उसकी अस्थियों को चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होते हैं, अनुकूलित मतलब सूटेड होते हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। जो चेस्ट की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं। पंखों के ऊपर नीचे करने में सहायता करती हैं, मतलब जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है पक्षी का वो उसके उड़ने लायक होता है, इसलिए कहते हैं पक्षी क्या होते हैं, उड़ते हैं। इसलिए मछलियों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एक नाव बनानी है, ठीक है। नाव को जो उसका नुकीला पार्ट है उसकी तरफ धक्का देना है तो वो आगे की तरफ चलता है। लेकिन अगर उसको आप चौड़ाई में धक्का देंगी तो क्या होगा, वो मतलब मूव नहीं होगा या डूब भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है। क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी होती है, ठीक है। मछली का सिर पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है, देखिए ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी होती है, इसे क्या बोलते हैं, धारा रेखी। इसलिए मछलियों को कहते हैं ना कि मछलियाँ इस तरीके से, आगे वाला पार्ट इधर होगा तो पीछे वाला पार्ट ऐसे होगा, मतलब विपरीत दिशा में मूव करके वो तैरती हैं। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है। मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है और पिछला भाग क्या होता है, विपरीत दिशा में मुड़ जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, जैसे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखो विपरीत दिशा में हो गई है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चलती जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती है और पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं, ठीक है। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है जो इसको किसमें तैरने में सहायता करता है। मछली के शरीर का और भी पंख, मतलब मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरने के समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर जो होते हैं अपने पैर में इन पंखों की तरह के विशेष फ्लिपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। तो ये मछली का बॉडी स्ट्रक्चर था, दो स्ट्रक्चर था जो उन्हें तैरने में सहायता करता है। अब सांप के बारे में देखते हैं। सांप कैसे चलते हैं। क्या आपने सांप को
फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है। क्या यह सीधा चलता है? ठीक है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। मेरुदंड क्या होता है? बैकबोन। शरीर की पेशियां असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं चाहे वो दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों और त्वचा को एक दूसरे से जोड़ती हैं। सांप के शरीर पे अनेक वलय मुड़ता है। वलय मतलब ऐसे गोल गोल, ठीक है। इसी इसी प्रकार सांप का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सांप जो है बहुत तेजी से आगे की ओर चलता है इस तरीके से, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली हड्डी पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। पहेली और बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गति संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक कौन थे? अरस्तु थे, जिन्होंने अपनी बुक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे हैं। क्या पूछे हैं? विभिन्न जंतु के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? ठीक है। वे विभिन्न अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायता करते हैं? विभिन्न जंतुओं के शरीर अंगों में क्या समानता है, विभिन्नता है? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर और गाय भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु संपादी होते हैं, क्यों? हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है? इतने अधिक प्रश्न हैं। संभवतः अपने क्रियाकलाप द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर तो ढूंढ लिए हैं और कुछ के हम आगे ढूंढेंगे। ठीक है। ये देख लीजिए, बेहतर जीवन के लिए योग। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में घोषित किया गया। योग एक व्यक्ति को स्वस्थ रखता है या यह रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुककर नहीं। योग की कई मुद्रा ऐसी हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी की बीमारी होती है, उससे बचाती हैं। यह जोड़ों के दर्द को कम करती हैं, जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर को सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिससे एक प्रशिक्षित व्यक्ति को की देखभाल में ही किया जाना चाहिए। चलिए हम यहाँ देखते हैं, हम सारांश देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। अस्थि उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है, इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायता करता है और आंतरिक अंग की सुरक्षा करता है। ठीक है। मानव कंकाल खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पेशियां, वक्ष की अस्थियां, कंधे, शीर्ण मेखला और हाथ पांव की अस्थियां से बना होता है मानव का कंकाल। पेशी के जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने को क्या बोलते हैं? अस्थियों की गति बोलते हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति गति की दिशा पर निर्भर करता है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां और हल्की अस्थियां मिलकर उसे उड़ने में सहायता करती हैं और पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। ठीक है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर तैरते हैं, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसलिए इस तरीके से वो चल पाते हैं। सांप अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयकार मतलब इस तरीके से गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां और उससे जुड़ी पेशियों शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। तिलचट्टे का शरीर और पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं, जो कंकाल बनाते हैं। जो उसका चेस्ट होता है कि पेशियां 3 जोड़ी पैरों और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं, जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती हैं। केचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर शूल केचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करता है। ठीक है। घोंघा पेशी पाद की सहायता से चलता है। ठीक है। पेशी पाद मतलब मसल्स के साथ चलता है, क्योंकि घोंघे में भी क्या होता है, हड्डियां नहीं होती हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ठीक है। अस्थियों की संधियां शरीर को गति प्रदान करती हैं। अस्थियां और उपास्थि संयुक्त रूप से क्या करती हैं? कंकाल बनाती हैं। कोहनी की अस्थियां हिंज संधि से जुड़ी हुई हैं। गति करते समय डैश के किसके पेशियों या मांसपेशियों के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सभी जंतु की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान है। रॉन्ग। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है, तो ये गलत है। संधि होती है तभी वो मूव करती हैं। अग्र भुजा में 2 अस्थियां होती है। राइट। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, ये भी राइट है। ठीक है। मैचिंग कर लेते हैं।
मैचिंग में क्या है, ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़े क्या होता है, एक अचल संधि है, ठीक है। मछली क्या होता है, मछली का मैचिंग हम करेंगे, ये इसका शरीर धारा रेखीय है और इसका शरीर पर पंख होते हैं, ठीक है, इसके शरीर पे पंख भी होते हैं। पसली का हम क्या कहेंगे, पसली जो है हृदय की सुरक्षा करती हैं, ठीक है। तिलचट्टा बाह्य कंकाल, तिलचट्टे का क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। घोंघा का क्या होगा, घोंघा हवा में, घोंघा का क्या होगा, यहाँ पे बहुत धीमी गति से चलता है, ठीक है। तो ये हमारा मैचिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला कंदुखलिका संधि, आप बता सकते हैं जांग में होती है, ठीक है। जो कपाल की संधि किस अस्थि गति करती है, तो ये निचला जबड़ा जो है ना, निचला जबड़ा हम यहाँ लिख सकते हैं कि कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है, तो निचला जबड़ा करता है यहाँ पे गति, ठीक है। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ती, क्योंकि यहाँ पे हिंज संधि है, ठीक है। तो ये दैट्स ऑल दिस चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।